जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, बैक्टीरियो हमने स्टार्ट की हुई थी, तो मैं अभी कुछ और वीडियोस भी अपलोड करने वाली थी, तो लेकिन रिक्वेस्ट आई कि माइकोबैक्टीरियम पहले करवा दी जाए। क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका प्रॉफ में ज़रूर एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इसमें MCQs भी आते हैं, इससे SCQ भी आता है, लाजमी आता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का बैक्टीरिया जिसे कहते हैं ना, वो समझा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर ना सबसे पहले हमने वही सीक्वेंस फॉलो करनी है जो हम बाकी बैक्टीरिया की स्टडीज़ में करते आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए किसी बैक्टीरिया की, उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, उसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन उसका कि वो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, वो कोकाई से बिलोंग कर रहा है कि वो बेसिलाई से बिलोंग कर रहा है, ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आती हैं कि वो जो उसको बाकियों से डिफ्रेंशिएट कर रही हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमें उसकी ट्रांसमिशन पता होनी चाहिए कि वो स्प्रेड कैसे कैसे कर रहा है। हो गया। उसके बाद आपको उसकी पैथोजेनेसिस में क्या चीज़ आती है? पहले विरुलेंस फैक्टर आते हैं, उसके अलावा उसका मैकेनिज्म ऑफ स्प्रेड आता है, वो कैसे कैसे स्प्रेड कर रहा है, किस टाइप की लेयर्स आ रही हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इम्यूनिटी की कुछ सेटिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, कि आपकी बॉडी के अंदर उसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी डेवलप होती है कि नहीं होती, बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, वो सब कुछ आ जाता है। उसके बाद इसके अंदर आपके क्लिनिकल फीचर्स आते हैं कि किसी बंदे को अगर हो गया है तो वो कैसे प्रेजेंट करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स के बाद लास्ट पॉइंट जो हमारा होता है वो उसको, अब हमें पता चल गया फीचर्स आ रहे हैं, उसको ट्रीट कैसे करना है, उसको डायग्नोज कैसे करना है। ठीक है, डायग्नोज के लिए क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है उसकी, या लैब डायग्नोसिस वो होती है। उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट होती है। ट्रीटमेंट जो है वो रेजीम होता है, वो आप इसका ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट का स्पेशली कीमो में पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, वो आप पूरा पढ़ेंगे। उसके अंदर बेसिकली 4 जो है ना फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए, आइसोनियाजिड वगैरह, इथाम्बिटोल, ठीक है, पायराजिनामाइड, ये इस तरह की ना 4 ड्रग्स होती हैं। और रिबावायरन, आई थिंक सो, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा नेम उसका। 4 होती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट लाइन, फिर उसके बाद सेकंड लाइन काफ़ी सारी होती हैं। ठीक है, आपका पूरा चैप्टर है इसमें फार्मा में। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। उसके अलावा बाकी चीज़ें जो है ना सारी, वो हम इसी में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रो से। ठीक है, इंट्रो में आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। ये बेसिलाई क्लास से बिलोंग करता है, लेकिन ये इसको एसिड फास्ट हमने लिखा हुआ है। एसिड फास्ट क्यों लिखा हुआ है? मतलब कि ये ना ग्राम पॉजिटिव है ना ही ये ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, एसिड फास्ट मतलब कि ना इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर सेल वॉल, इसकी सेल वॉल इतनी वो बारीक होती है ना, और उसके अंदर जो है ना माइकोलिक एसिड होता है। ठीक है, उस माइकोलिक एसिड की वजह से ये एसिड फास्ट स्टेनिंग नहीं लेता, आपकी ग्राम स्टेनिंग नहीं लेता। ठीक है, उसके अलावा हमें इसको सेपरेटली अलग से एक स्टेन देना पड़ता है जिसको हम कहते हैं कार्बोल फुक्सिन स्टेन। ठीक हो गया, कार्बोल फुक्सिन स्टेन लेता है ये। उसके अलावा इसकी सेल वॉल के अंदर एक फ़ीचर होता है कि बहुत ज़्यादा लिपिड कंटेंट होता है। ठीक है, लिपिड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये एसिड फास्ट स्टेनिंग को रिटेन कर सकता है, कार्बोल फुक्सिन स्टेन को रिटेन कर सकता है, नॉट योर ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग से स्टेन ही नहीं होता तो हम इसको ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव कैसे कह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये स्ट्रिक्टली एरोबिक होता है। ठीक है, मतलब हमारे पास ऑक्सीजन वाला इन्वायरमेंट अवेलेबल होगा तब ये ग्रो करेगा। इसीलिए सबसे पहले इसका जो इनिशियल साइट होती है ना, जहाँ पे ये अटैक करता है, वो आपके लंग्स होते हैं, लंग्स के लोब्स होते हैं। देन फिर वो वहाँ से स्प्रेड करता नोड्स के ज़रिए बाकी बॉडी में स्प्रेड करता है जहाँ जहाँ उसने जाना है। ठीक हो गया, सबसे पहले आपके लंग्स को अफेक्ट करता है, इसलिए क्योंकि ये एरोबिक होता है, स्ट्रिक्ट एरोब। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। एक बात बता दूं, ओनली एसिड फास्ट बैक्टीरिया हम कहते हैं कि माइकोबैक्टीरियम है। उसके अलावा नोकार्डिया भी आता है आगे ना, उसकी भी स्टेनिंग इसकी ऐसी होती है, तो इसलिए उसको भी उसकी सेल वॉल भी बहुत थिन होती है। नोकार्डिया इज़ एन एक्सेप्शन। ठीक है, वो भी एसिड फास्ट होता है, स्टेनिंग लेता है। अच्छा,
उसके बाद नेक्स्ट हम जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसकी ग्रोथ बहुत स्लोली होती है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रो करता है। इसीलिए इसका जब सैंपल लेते हैं ना किसी पेशेंट का, कोई पेशेंट आया उसको अभी कंफर्म नहीं है कि मुझे टीबी है कि नहीं है, हम उसका सैंपल लेके 2 वीक्स तक उसको पहले रखते हैं, उसको कल्चर करवाते हैं, क्योंकि कल्चर जल्दी नहीं होता, ये इसको टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, इसका डबलिंग टाइम बहुत स्लो है, इसको तकरीबन 18 घंटे तो डबलिंग टाइम है इसका, ठीक हो गया। इसीलिए इसको कम से कम हम 2 हफ्तों के लिए रखते हैं और इसके जो है ना कॉलोनीज़ बनने का वेट करते हैं, अच्छा खासा इसकी कॉलोनीज़ को बनने में टाइम लगता है। तो फिर कहीं जाके हमें एक हेल्दी कॉलोनी मिलती है कि हम उसको सर्च कर सकें, उसके ऊपर टेस्टिंग कर सकें कि ये टीबी है भी कि नहीं है, ठीक है। इसकी एक तो ग्रोथ बहुत स्लो है, ठीक है। उसके बाद सैंपल को कम से कम ये देखो 6 to 8 वीक के लिए रखते हैं नेगेटिव रिकॉर्ड करने के लिए। कोई बंदा है ना, उसको अगर हम डायरेक्टली नहीं कह सकते आपने एक हफ्ते में उसकी टेस्टिंग करके कह दिया कि जी बंदा नेगेटिव है, तो अगर उसको नेगेटिव प्रूव करना है तो कम से कम हमें 6 हफ्ते उसका वेट करना पड़ेगा कि काफ़ी सारी अच्छी खासी कॉलोनीज़ बन जाए, अगर है प्रेजेंट तो, ठीक है। फिर हम नेगेटिव प्रूव कर सकते हैं कि किसी बंदे में है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन या नहीं है, ठीक हो गया। उसके अलावा ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को ना हम बैक्टीरियोलॉजिक मीडिया के ऊपर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। कल्चर मीडिया होता है ना, उसमें बैक्टीरियोलॉजिक मीडिया में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जबकि माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है ना, ये सिवाय ह्यूमन बॉडी या फिर लिविंग बॉडी के अलावा बैक्टीरियोलॉजिक मीडिया में ग्रो नहीं करता, ठीक है। उसके लिए माइकोबैक्टीरियम लेप्री के लिए ना ज़रूरी है कि वो किसी जो है वो ह्यूमन बॉडी में ग्रो करे या किसी जानदार में वो ग्रो करे, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये जो है ना ये ग्रो कर जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट इसकी बात, इसके लिए ना एक स्पेसिफिक मीडियम होता है इसकी ग्रोथ के लिए, जिसको हम कहते हैं LJ मीडियम। फ्रोज़ी कलर का ना ये एक छोटा सा ना बॉटल होती है, फ्रोज़ी कलर का ही मीडियम होता है, उसके ऊपर वाइट कलर की कॉलोनीज़ बनती हैं। जब हम बनाते हैं ना, इसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसका लोवेंस्टन जेनसन मीडियम फ्रोज़ी कलर का होता है, ठीक है। उसके ऊपर जो है ना गोल गोल से वाइट कलर के धब्बे से बने होते हैं, वो कॉलोनीज़ होती हैं। अच्छा, उस मीडियम की खासियत क्या है? उस मीडियम के अंदर ना कम्प्लेक्स किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनके अंदर कम्प्लेक्स किस्म के जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना वो कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। एग यॉक उसमें होता है, ठीक है। उसके अलावा उसमें डाइज़ होते हैं, ठीक है। डाइज़ के अंदर कौन सा डाई होता है? मेलाकाइट ग्रीन होता है, ठीक है। अब मैं आगे आपको बताऊँगी इन डाइज़ वगैरह का फ़ायदा क्या है, ठीक है। अब ये जो डाई है ना, ये जो डाइज़ हम दे रहे हैं, इन डाइज़ का फ़ायदा क्या है कि इन डाइज़ की वजह से अनवांटेड नॉर्मल फ्लोरा होता है ना। अब देखो, इसके लिए हम जब इसको टेस्ट करना है हमने, तो हम कौन सा सैंपल लेंगे? ऑब्वियसली मुंह के ज़रिए गया है, हमने लंग्स के अंदर देखना है कि वो लंग्स तक स्प्रेड किया है कि नहीं। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम स्पूटम सैंपल लेते हैं। लेकिन स्पूटम के अंदर आपको पता है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नॉर्मली ग्रो कर रहे होते हैं, उनका नॉर्मल फ्लोरा होता है माउथ, ठीक है। अब हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि नॉर्मल फ्लोरा है स्पूटम सैंपल में या फिर कोई अनवांटेड किस्म का जो है ना फ्लोरा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि माइकोबैक्टीरियम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जो नॉर्मल फ्लोरा होता है ना उसको ख़त्म करना पड़ता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको ग्रो करवाने के लिए मेलाकाइट ग्रीन वाला मीडियम यूज़ करते हैं, लोवेंस्टाइन जॉनसन। और उसलिए उसमें डाइज़ होते हैं ना, वो डाइज़ क्या करते हैं, अनवांटेड नॉर्मल फ्लोरा जो होता है ना, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी टेस्ट करने के लिए, उसको ख़त्म कर देता है स्पूटम सैंपल में से, ताकि सिर्फ माइकोबैक्टीरियम ही रह जाए और बाकी सारे जो है ना बैक्टीरिया उसमें ऑलरेडी नॉर्मल फ्लोरा के वो ख़त्म हो जाए। और एक बात, ये जो होता है ना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बहुत ही कोई ढीठ वाक़या हुआ है, ठीक है, आखिर ढीठ। इसने जो है ना एसिड्स इसके ऊपर असर करते हैं, ना इस पर अल्कलीज असर करते हैं। इसीलिए जो है ना हम जो मीडियम लेते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं कि NaOH डाल देते हैं, उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ताकि जो है ना अनवांटेड बैक्टीरियल सेल जो है वो मर जाए। लेकिन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ना, ये साहब जी नहीं मरते और ये रह जाते हैं फिर भी। अनवांटेड बैक्टीरियल फ्लोरा मारने के लिए एक तो हमने अल्कलीज डाल दी, ठीक है, जिसमें NaOH डाल दिया। उसके अलावा नॉर्मल फ्लोरा को रोकने के लिए हमने डाइज़ दिए। अगली बात कि ये जो होते हैं ना ऑब्लिगेट एरोब होते हैं, उन ऑर्गन्स में डिजीज़ कॉज करते हैं जो हाईली ऑक्सीजनेटेड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हाईली ऑक्सीजनेटेड टिश्यूज़, जैसे लंग हो गया, किडनी हो गया,
ठीक हो गया। उसके बाद इसके अंदर होती है माइकोलिक एसिड इन द सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर माइकोलिक एसिड की वजह से इसकी प्रॉपर्टी कौन सी होती है? एसिड फास्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक हो गया। उसके बाद इसके विरलेंस फैक्टर की बात करें, विरलेंस फैक्टर में सबसे पहले इसका फैक्टर आता है कॉर्ड फैक्टर। कॉर्ड फैक्टर में क्या होता है कि एक विरुलेंट स्ट्रेन होता है जो कि सर्पेंटाइन कॉर्ड लाइक पैटर्न में ग्रो करता है। ठीक हो गया। उसके बाद इसके अंदर ना सेवरल प्रोटीन्स होती हैं, जैसा कि वो वाली प्रोटीन पीपीडी प्रोटीन्स उनको कहते हैं। ठीक है, अब उनके लिए हम टेस्ट करते हैं। वो वाली अगर प्रोटीन्स हम इंजेक्ट करें ना बॉडी के अंदर, तो क्या होता है कि अगर किसी बंदे को ऑलरेडी टीबी हो चुका है, ठीक है, तो उसके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी। तो होगा क्या कि जिस जगह पे हम वो प्रोटीन्स इंजेक्ट करेंगे ना, तो फ़ौरन से वहाँ पे जो है ना विद इन फ्यू टाइम, थोड़े से टाइम में ही जो है ना, कुछ घंटों में ही वहाँ पे ना एक वो क्या कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाएगा और एक इंड्यूरेशन बन जाएगी। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस बंदे को पहले हो चुका है, इसमें रिस्क फैक्टर कितने हैं कितने नहीं हैं। ठीक है, मज़ीद चांसेस कितने हैं इसमें ये डिज़ीज़ होने के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक चीज़ आती है थायोसिरोल डाईमाइकोसिरोसेट। ठीक है, ये लिपिड्स होता है रिक्वायर्ड फॉर पैथोजेनेसिस ऑफ लंग, इसके लिए ज़रूरी होता है। और उसके अलावा ये वाला बैक्टीरिया जो है ना, ये डिहाइड्रेशन से भी रेजिस्टेंट है। ठीक हो गया, कितना डीट किस्म का है। उसके बाद हम जा रहे हैं कि ट्रांसमिशन कैसे हो रही है इसकी। पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए जो किसी बंदे को टीबी है ना, तो उसके बर्तन अलग कर देने चाहिए और जो है ना, क्योंकि और उससे उनसे थोड़ा फास्टर रखना चाहिए। एरोसोल्स के ज़रिए जाता है, कफ़िंग करते हैं ना जो वो लोग, उनकी कफ़िंग के वजह से भी स्प्रेड करता है। और मे बी उन्होंने कफ़ करते हुए हाथ मुंह के आगे रखा हो तो उनके हाथ से आगे स्प्रेड कर सकता है। ठीक है, उसके बाद पोर्टल ऑफ एंट्री जो होता है ना, उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, ये आपके सांस के ज़रिए जाता है आपकी बॉडी के अंदर। और अगर ये आपके जीआईटी वाले ट्रैक के ज़रिए चला जाए ना, तो गट के अंदर जाके वैसे मर जाता है। ठीक है, उस वक्त ऐसा कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे पहले आपकी पोर्टल ऑफ एंट्री जहाँ से इफेक्ट ज़्यादा करता है ना, वो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है और इनिशियल साइट ऑफ इन्फेक्शन आपके लंग होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने रिसाइड कहाँ पे करना है? रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में रिसाइड करते हैं ये। ठीक है, स्टे करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो ह्यूमन जो है ना, वो इनका नेचुरल रिजर्वायर होते हैं, नेचुरल रिजर्वायर जहाँ पे इन्होंने स्टे करना है। और उसके अलावा जो माइकोबैक्टीरियम बोविस होता है ना, वो काऊ मिल्क में होता है, वो जीआईटी की ट्यूबरक्लोसिस करा सकता है। अच्छा, अब हम आ रहे हैं पैथोजेनेसिस के ऊपर। पैथोजेनेसिस में सबसे पहले एक छोटा सा टेबल है, वो आपको सबको बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसमें सबसे पहले ना क्या चीज़ है, उसमें है कि सबसे पहले किसी बंदे को इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, इन्फेक्शन होने के बाद सबसे पहले प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस होती है। प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस होने के बाद मैं आपको आगे बताऊंगी कि प्राइमरी कहाँ होती है और सेकेंडरी कहाँ पे होती है। उसके बाद उस जगह पे क्या हुआ, एक गोन फोकस बन गया। गोन फोकस क्या होता है? एक ऐसा पोर्शन जहाँ पे ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन हो गई है। ठीक है, और वो जो है ना ग्रैनुलोमा बन गया। ठीक है, गोन फोकस बन गया। उसके बाद अब इसके पास 4 ऑप्शंस हैं गोन फोकस के पास, या तो हील कर जाए, लेकिन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन टाइप की जो होती है ना, क्रॉनिक टाइप की इन्फ्लेमेशन, वो जब हील करती हैं तो फाइब्रोसिस साथ करवाती है और उसमें जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है उसको कहते हैं डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और जब हम उनमें ट्यूबरकुलेंट स्किन टेस्ट करते हैं ना, तो वो पॉजिटिव आता है। ठीक हो गया। अब दूसरी ऑप्शन है उसके पास, वो डिज़ीज़ प्रोग्रेस कर जाए, वो गॉन फोकस, और उसकी वजह से सीरियस लंग डिजीज़ हो जाए। वो उन लोगों में होता है जिनमें HIV है, मैल न्यूट्रिशन होता है, और उन लोगों में फिर डेथ भी कॉज करवा देता है ये। उसके अलावा ये ब्लड में स्प्रेड कर जाए, बैक्टीरियमिया करा दे। ठीक है, अब ब्लड में स्प्रेड कर जाएगा तो ऑब्वियसली डिफरेंट साइट्स पे जा सकता है, उसको हम कहते हैं कि इसमें माइलरी ट्यूबरक्लोसिस हो गई है, उसकी वजह से भी डेथ हो सकती है। चौथी चीज़ होती है कि लिम्फेटिक या हिमेटोजिनस स्प्रेड। ठीक है, लिम्फ या ब्लड के ज़रिए इसकी जो डिसमिनेशन डिफरेंट ऑर्गन्स में होनी शुरू हो जाती है। ऑर्गन कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं? जीआईटी ट्रैक्ट अफेक्ट हो सकता है, किडनीज अफेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये वाले बैक्टीरिया किसी ऑर्गन में जाके पहले डॉर्मेंट हो जाए, उसके बाद लेटर लाइफ में इनकी रीएक्टिवेशन होना शुरू हो जाए। ठीक है, दोबारा से एक्टिवेट होना शुरू हो जाए और लेयंस प्रोड्यूस कर दें। कहाँ किडनी के अंदर कर दें, रीनल ट्यूबरक्लोसिस, वर्टिब्रा के लिए अंदर कर दें, वर्टिब्रा के अंदर ये इसको पॉट्स डिजीज़ कहते हैं, जीआई डिजीज़ कर सकते हैं, एड्रीनल डैमेज कर सकते हैं। ये सारी इसकी फीचर्स हो गए कि किसने क्या क्या करवाना है। नेक्स्ट हम इसकी पैथोजेनेसिस नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं।